नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र शर्मा आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10 की सामाजिक विषय की ऑनलाइन क्लासें। तो सभी घर पे बैठ करके इस समय का सदुपयोग करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाली क्लासों का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आप मान के चलिए कि जिस प्रकार एक कक्ष में बैठ करके हम विषय का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार का अनुभव हमारी ऑनलाइन क्लासों में होगा। तो सभी मिलकर के हम बात करते हैं कक्षा 10 की सामाजिक विषय की। कक्षा 10 के सामाजिक विषय में सबसे पहले इतिहास के 4 चैप्टर दिए हुए हैं, यानी हमें इतिहास के 4 अध्याय पढ़ने होते हैं। जिन 4 अध्यायों में प्राचीन काल से यानी स्वर्णिम भारत से लेकर के प्रारंभ से लेकर के और आधुनिक भारतीय इतिहास, 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, यहाँ तक हमें अध्ययन करना होता है। उसी पाठ्यपुस्तक इतिहास के पाठ्यपुस्तक का पहला जो अध्याय है वो है स्वर्णिम भारत। तो हम पहले तो बात करते हैं इतिहास है क्या। देखो, इतिहास 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इति और हास्य। इति धन हास 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जो बीत चुका है। यानी इतिहास वह है जो बीत चुका है, पूर्व काल में जो घटनाएं घटित हुई वही हमारा इतिहास है, जिनके बारे में हमें पुरातात्विक स्रोतों से या साहित्यिक स्रोतों से हमें जो अध्ययन प्राप्त होता है, जानकारियां प्राप्त होती है, वो हमारा इतिहास है। देखो, इतिहास विषय में जो प्रथम हमारा अध्याय है वो है स्वर्णिम भारत। देखो, भारतीय जो संस्कृति और सभ्यता है वो प्राचीन काल से श्रेष्ठ रही है, स्वर्णिम रही है। यानी प्राचीन जो हमारा भारतीय इतिहास था, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण, महाभारत और मौर्य काल और गुप्त काल का जो इतिहास रहा वो स्वर्णिम युग रहा। और वो भारतीय इतिहास का ही नहीं, ये मान लो कि अपने संसार में सबसे श्रेष्ठ इतिहासों में से था, इसीलिए हम उस काल को कहते हैं स्वर्णिम भारत। और स्वर्णिम भारत जो अध्याय है उसमें हमें पढ़ना जो है वो पढ़ना है प्रारंभ से लेकर के, यानी जहां से ईसा पूर्व से लेकर के 1206 ईस्वी तक का हमें जो इतिहास है वो हमें पहले अध्याय स्वर्णिम भारत में पढ़ना है। यानी प्रारंभ जहां से प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं वहां से लेकर के 1206 ईस्वी दिल्ली सल्तनत की स्थापना तक का जो इतिहास है वो हमें पहले अध्याय में पढ़ना है, जिसका नाम है स्वर्णिम भारत। देखो, बात करते हैं स्वर्णिम भारत किस युग को कहा गया। स्वर्णिम भारत कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता के काल को, सिंधु घाटी सभ्यता काल को, वैदिक सभ्यता काल को, और रामायण व महाभारत काल और मौर्य व गुप्त काल। गुप्त काल ये प्रमुख है भारतीय, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का, वैदिक सभ्यता का, रामायण महाभारत का और मौर्य और गुप्त काल है वो भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहलाता था। और उसी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। और हमारे स्वर्णिम भारत अध्याय में सबसे पहले जो दिया हुआ है टॉपिक वो दिया हुआ है महाजनपद। देखो, अब हम जानेंगे कि महाजनपद क्या होते हैं। महाजनपद अगर हम कहें तो वर्तमान रूप में जिस प्रकार भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, उसी रूप में प्राचीन भारत में ऐसे छोटे छोटे कबीलाई जो क्षेत्र थे वो एक जगह एकत्रित हुए, शक्ति का विस्तार किया, एक जन के रूप में निर्मित हुए और वही बाद में अन्य क्षेत्रों पर अधिकार करते गए और विशाल महाजनपदों का निर्माण हुआ। और जो महाजनपदों का काल है वो उत्तर ऋग्वेदिक काल, यानी उत्तर जो वैदिक काल था उसमें उत्तर जो वैदिक काल था उसमें ही वो क्षेत्र संगठित होते गए और महाजनपदों के रूप में बनते गए। यानी कि बात करें हम तो 600 ईसा पूर्व से लेकर के, देखो मैं ईसा पूर्व बोल रहा हूँ, यानी ईस्वी सन के प्रारंभ से पूर्व की बात है। 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व का जो काल है वो हमें महाजनपद काल के रूप में मिलता है। यानी कि 600 ईसा पूर्व से लेकर के 325 ईसा पूर्व हमारे भारत में, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में महाजनपदों का गठन हो चुका था, वो निर्मित हो चुके थे और उन्हीं महाजनपदों के बारे में हम अध्ययन करते हैं।
अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर इतिहास की तो हमें जानकारी स्रोतों से मिलती है, तो हमें इन महाजनपदों के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? तो देखो बात करते हैं, एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और एक जैन धर्म देखो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय और एक जैन धर्म का जो ग्रंथ है उसका नाम है भगवती सूत्र। देखो हमें महाजनपदों के विषय में जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र है। उन दोनों से ही हमें प्राप्त होता है कि प्राचीन काल में उस समय 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। तो देखो ये सिर्फ कक्षा 10 के लिए नहीं, सभी जो व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड रीट तैयारी करने वाले जो छात्र हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो मैं एक बार दोहराता हूँ इस बात को कि इतिहास से जो बीत चुका है वही इतिहास है। हमारे पाठ्य पुस्तक में 4 अध्याय दिए हुए हैं जिनमें हमें पढ़ना है प्रारंभिक भारत से लेकर के आधुनिक भारत के इतिहास तक। और पहला ही जो अध्याय है उसका नाम है स्वर्णिम भारत, यानी कि स्वर्णिम भारत हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता प्राचीन काल से ही श्रेष्ठ रही है और उसके काल को हम स्वर्णिम भारतीय युग कहते हैं। और उनमें वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, रामायण महाभारत काल, मौर्य और गुप्त काल आता है और उसी काल में उत्तर वैदिक काल में महाजनपदों का निर्माण होता है जो एक रूप में हमें राज्य का स्वरूप होते थे, जहाँ का राजा हुआ करता था और शक्ति और साम्राज्य हुआ करती थी, जिसकी एक सेना हुआ करती थी। और महाजनपदों के बारे में बात करें तो महाजनपदों का में विवरण यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर के 325 ईसा पूर्व का काल महाजनपद काल कहलाता है। उस समय हमारे भारत में 16 महाजनपद स्थित थे और उनकी जानकारी हमें बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के जो है भगवती सूत्र है उससे हमें इसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब देखो महाजनपद 2 प्रकार के थे, एक राजतंत्रात्मक थे और एक गणतंत्रात्मक थे। देखो राजतंत्रात्मक गणतंत्रात्मक क्या होते हैं कि जहां राजा शासन चलाता था और जहां राजा का पद वंशानुगत होता था वो राजतंत्रात्मक था, और जहां गणतंत्र यानी वहां का राजा जनता के द्वारा चुना जाता था या वहां का शासन जनता चलाती थी वो गणतंत्र था। इस प्रकार ये 16 जो महाजनपद थे उनके विषय में हम अध्ययन करते हैं। तो आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में हम महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानियां और 16 महाजनपद कौन कौन से थे और भारत में वे कहां पर उनकी स्थिति थी उसका अध्ययन करते हैं। तो आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम 16 महाजनपदों की कि 16 महाजनपद कौन कौन से थे और उनकी राजधानियां कहाँ कहाँ थी। तो ध्यान रहे बच्चों कि आपको ये 16 के 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां याद होनी चाहिए। पहले बात करते हैं हम, देखो एक और महाजनपद लिखे हुए हैं और दूसरी ओर उनकी राजधानियां लिखी हुई है। पहला है काशी जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में, वहां की जो काशी की राजधानी थी वो वाराणसी थी जिसे हम घंटियों का शहर भी कहते हैं और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ से ही चुन के गए हैं, वाराणसी से ही। तो याद रहे काशी से वाराणसी आपको याद रखना है। आपको 4 राजधानियां देकर के पूछ सकते हैं कि ये किस महाजनपद की थी या महाजनपद देकर पूछ सकते हैं कि इनकी राजधानियां कौन सी थी। तो हमें याद रखना है काशी की राजधानी थी वाराणसी, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, अंग की राजधानी थी चंपा और मगध की राजधानी थी राजगृह या गिरिव्रज। और यहाँ मोस्टली करके ये भी लिख ले कि मौर्य काल में जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। कौन सी थी? पाटलिपुत्र राजधानी थी कहाँ की? मगध की। उसके बाद में कंबोज की बात करें तो सबसे उत्तर में स्थित, अभी हम भारत के नक्शे में जब इनको पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि कौन से उत्तर भारत में थे कौन से दक्षिण भारत में थे। तो कंबोज थी, उसकी राजधानी हाटक या राजपुर। गांधार की राजधानी तक्षशिला
प्राचीन भारतीय शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था, इसको डार्क करके लिख ले हुए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि तक्षशिला प्राचीन भारतीय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जो किस महाजनपद में आता था, उसका नाम है गांधार महाजनपद में आता था। और उसके बाद में बात करें मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, और वज्जी की राजधानी विदेया मिथिला थी, और मल की राजधानी कुशावती थी। इधर बात करें कौशल की, तो कौशल की राजधानी तो अयोध्या थी, लेकिन बौद्ध काल में दो राजधानियां थी। उत्तरी कौशल की राजधानी थी वो थी साकेत, और दक्षिणी कौशल की राजधानी थी वो थी श्रावस्ती। अवंती की बात करते हैं, दक्षिण भारत में जो महाजनपद स्थित है उनमें अवंती है एक। अवंती, उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, और दक्षिणी जो अवंती है उसकी राजधानी थी महिष्मती, और असमक की राजधानी पोतेन लिखा हुआ है, कहीं कहीं पाटेली भी लिखा हुआ आता है, तो याद रखें। और चैती की जो राजधानी थी वो थी शक्तिमती, और पांचाल की राजधानी, उत्तरी पांचाल की राजधानी जो थी वो थी अहिच्छत्रपुर, वर्तमान में हमारा नागौर। अहिच्छत्रपुर किसका नाम है? हमारे नागौर का ही प्राचीन नाम है अहिच्छत्रपुर, जो पांचाल की उत्तरी पांचाल की राजधानी थी, और दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी थी वो कांपिल्य थी। आप इनको एक दो बार दोहराए, इनकी राजधानी और महाजनपदों से मिलाकर लिखें, आप इनको स्मरण करने की कोशिश करें। इसी के साथ में हम अब आगे इनकी भारतीय मैप में इनकी स्थिति देखते हैं, तब तक आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स बना लें। हाँ दोस्तों, तो हमने 16 महाजनपद पढ़े, उनकी राजधानियां पढ़ी। अब हमें पढ़ना है कि भारत में उनकी स्थिति क्या थी। तो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान भारत का जो स्वरूप है वो हमारे देश की आज़ादी के बाद में आया। उससे पहले हमारा भारत वो विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था, जहाँ इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और इधर बर्मा, म्यांमार, ये सारा जो क्षेत्र है वो हमारे भारत में ही आता था, और वहाँ हमारे महाजनपद स्थित थे। अब देखो हम बात करें महाजनपदों की कि भारत के नक्शे में वो कहाँ स्थित थे। तो सबसे पहले ध्यान रहे, यहाँ अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर जो क्षेत्र लगता है वहाँ एक महाजनपद था। तो हम देखें कि हमारी वर्णमाला कहाँ से शुरू होती है। जब हम व्यंजनों की बात करें तो कैसे शुरू होती है ना, सबसे पहले क्या आता है, यानी कि यहाँ में ध्यान रखना है कि जो सबसे ऊपर में उत्तर पश्चिम में जो महाजनपद स्थित था उसका नाम है कम्बोज। क्या है? कम्बोज। यानी सबसे ऊपर जो राजधानी है उसका नाम है कम्बोज। सबसे ऊपर में स्थित महाजनपद है उसका नाम क्या है? कम्बोज। सबसे उत्तरतम, कई बार पूछा जाता है सबसे ऊपर या भारत के उत्तर में स्थित महाजनपद कौन सा था, दक्षिण में स्थित महाजनपद कौन सा था। तो सबसे पहले बात करें हम कम्बोज की, और कम्बोज की राजधानी आपको मैंने लिखा दी, उसका नाम है हाटक या राजपुर। तो वो आप उसमें से याद करते रहे। आप अभी यहाँ महाजनपदों को देख लें और उनकी राजधानियां भी आप याद कर लें। देखो कम्बोज की जस्ट नीचे वर्तमान जो पाकिस्तान और रावलपिंडी का जो क्षेत्र है, वर्तमान पाकिस्तान रावलपिंडी का जो क्षेत्र है, वहां पर जो महाजनपद था उसका नाम था गांधार। और ये जो गांधार महाजनपद था उसकी राजधानी थी तक्षशिला। वो ही तक्षशिला जो प्राचीन भारतीय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। वहां विदेशों से जो छात्राएं हैं वो विद्या अध्ययन के लिए आती थी। वही तक्षशिला शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। कौन से महाजनपद में था? गांधार में। अब देखिए ये उत्तर में हो गए। अब ये अपना राजस्थान आता है, और अपने राजस्थान के जो महाजनपद है उनको तो आपको वेरी वेरी मोस्टली याद रखना है। अभी इनका नाम लिख लो, आगे मैं ये समझा दूंगा आपको इसी क्लास में। देखो सबसे जो ऊपर में है वो है कुरु, इसके जस्ट नीचे है वो है मत्स्य, और इसके जो नीचे है मत्स्य के नीचे वो है सूरसेन। ये राजस्थान की कुरु, मत्स्य, सूरसेन, इन महाजनपदों का नाम देख लें। उसके बाद में बात करें तो यहाँ दक्षिण में यहाँ गोदावरी नदी बहती थी। इस गोदावरी नदी के यहाँ दक्षिण में जो एक महाजनपद स्थित था उसका नाम था अश्मक, और इसी अश्मक के ऊपर एक महाजनपद स्थित था जिसका नाम था अवंती।
देखो, कुरु जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, मत्स्य जिसकी राजधानी विराटनगर थी, शूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा थी, अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी या महिष्मती थी, और अस्मक जिसकी राजधानी कौतैम थी। अब जो है वो सारे के सारे महाजनपद इस पूर्वी हिस्से में है। उनको तो याद करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक है, आप उसको समझें कि देखो के एम, चाहे कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी याद रख लेना के एम से, और चाहे के एम से किलोमीटर याद रख लेना। आपको इतना लिखना है, पहले के एम फिर के एम। चलो पी के कर देते हैं, ऊपर पी भी कर देते हैं, याद रख लोगे। पहले देखो के एम फिर के एम और ऊपर लिख दिया पी, और इधर लिखोगे सी ए, इधर लिख दोगे वी सी। समझ में आया कुछ? क्या लिखा हमने? के एम सी ए वी सी, ऐसे भी सी ए हो गया और ऐसे भी सी ए हो गया। अब इनको देखो, P यानी पांचाल, वही पांचाल जिसकी राजधानी अपना नागौर, आई छत्रपुर और कांपिल्य थी। पांचाल। के यानी कौशल, कौशल जिसकी राजधानी अयोध्या थी और बौद्ध काल में साकेत और श्रावस्ती थी। एम से देखो, एम से जो है वो है मल, फिर वापस क्या आ गया? के से काशी जिसकी राजधानी थी वाराणसी, फिर मैं आ गया यानी मगध जिसकी राजधानी हम सबको पता है राजपुर या गिरिवट और पाटलिपुत्र। इधर देखो ऊपर जो सी है वो है वज्जी, और इधर जो सी है वो है वत्स, इधर जो ए है वो है अंग, और इधर जो वी है वो है वत्स। देखो याद रहे, पहले कंबोज उत्तर में, उसके नीचे गांधार, फिर अपने राजस्थान की कुरु, मत्स्य, सूरसेन, दक्षिण में अस्मक और अवंती है। फिर हमने लिखा के एम पी, पी यानी ऊपर ऊपर पांचाल, के यानी कौशल, एम यानी मल, के यानी काशी, एम यानी मगध। फिर हमने लिखा सी यानी वज्जी, ए यानी अंग, और वी यानी वत्स, और सी यानी चेती। तो आप समझ गए होंगे कि भारत में ये जो 16 महाजनपद है वो कहां कहां स्थित थे। अब आपको पूछ ले कि सबसे पूर्व में स्थित महाजनपद कौन सा था, तो हम पता है कि सबसे पूर्व में सी दिखाई दे रहा है यानी वज्जी था। आपको पूछ ले कि उत्तरतम में कौन सा था, तो कंबोज था। दक्षिण में पूछ ले तो अस्मक था। यानी कि उत्तर हिंदू कुश पर्वत से लेकर के दक्षिण में गोदावरी नदी घाटियों तक अथाह जलराशि तक हमारे भारत के विशाल क्षेत्र में ये फैले हुए थे, ये 16 महाजनपद। तो ये 16 महाजनपद आप अपने भारत में के मैप में भरने की कोशिश करें, और भारत का मैप बना करके उनमें यथास्थान इन्हें दर्शाएं, ताकि आपके जो कक्षा 10 में जो मानचित्र के जो प्रश्न आते हैं उनमें आपके मान लो अगर किसी महाजनपद को लेके आए तो वो हो जाए। इसीलिए आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट बनाने की कोशिश करें। उसके बाद में हम राजस्थान जो क्षेत्र है उसमें जो महाजनपद स्थित है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। एक बार इनको स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो, अब बात करते हैं राजस्थान में स्थित महाजनपदों की। तो हालांकि वर्तमान अपने जो राजस्थान है वो स्वरूप में आया था 1 नवंबर 1956 को। उससे पहले वर्तमान राजस्थान का स्वरूप नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की प्रयास करता हूं। हमारा जो राजस्थान है वो चतुर्भुज के समान है, यानी विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। देखो यहां अपने जयपुर पड़ता है, राजस्थान की राजधानी जयपुर जो मध्य में स्थित है। वो जो जयपुर है वो पहले प्राचीन समय में मत्स्य महाजनपद में आता था, यानी कि जयपुर और उसके आसपास के जो क्षेत्र है वो कौन से जनपद में आते थे? मत्स्य जनपद में आते थे। और इसी मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी थी वो विराटनगर थी।
वही विराटनगर जो वर्तमान में बेराट कहलाता है, और प्राचीन बौद्धकालीन इतिहास के भी साक्ष्य वहां से प्राप्त हुए हैं। और साथ ही साथ ये भी याद रहे कि महाभारत में इस मत्स्य महाजनपद का वर्णन मिलता है। महाभारत में ये लिखा हुआ है कि महाभारत में जो पांडवों को वनवास दिया गया था 12 साल का, उसके बाद में 1 वर्ष का जो अज्ञातवास दिया था, वो पांडवों ने यही बेराट में ही, विराटनगर में ही अपना अज्ञातवास बिताया था। तो एक आपको पूछा जाए कि मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित है, तो मत्स्य महाजनपद का जो क्षेत्र है वो तो है जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र। जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद में आता है, और उसकी राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। एक देखो इधर हम जब बात करें तो उत्तर में हमारे आता है पांचाल या जांगल प्रदेश इसे कहते थे। देखो जांगल, इसे कुरु जांगला भी कहते थे, यानी कि अपने बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र, बीकानेर और जो जोधपुर का क्षेत्र है, बीकानेर और जोधपुर के क्षेत्र को जांगल महाजनपद में आता था या जांगल प्रदेश में इसे कहते थे हम। और इसकी जो राजधानी थी वो अहिच्छत्रपुर थी। जांगल की राजधानी क्या थी? अहिच्छत्रपुर। वर्तमान जो अपना नागौर है वो इसकी राजधानी थी, और जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र इसमें आते थे, जोधपुर क्षेत्र इसमें आते थे, और ये जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और आज भी बीकानेर के जो राजा है वो अपने आप को जालंधर बादशाह कहते हैं, जालंधर बादशाह कहते हैं, और उनके राज चिन्ह में भी लिखा हुआ है जय जालंधर बादशाह। यानी कि याद रहे कि जांगल प्रदेश है वो मरु प्रदेश भी था, कुरु जांगला, माद्रे जांगला, यानी बीकानेर और जो जोधपुर का जो क्षेत्र है रेगिस्तान का, वहां ये महाजनपद स्थित था। मत्स्य जनपद के जस्ट नीचे ब्रज प्रदेश में जो महाजनपद स्थित था उसका नाम है सूरसेन। देखो सूरसेन महाजनपद है वो कहाँ स्थित था? वो हमारे अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र में, अलवर और भरतपुर जो क्षेत्र है, अलवर और भरतपुर जो क्षेत्र है राजस्थान के, राजस्थान के, वो पहले सूरसेन जनपद में आते थे। सूरसेन जो महाजनपद है उसमें ये आते थे, अलवर और भरतपुर। ये ब्रज प्रदेश, भगवान श्री कृष्ण का जो राजवंश है यादव वंश, वो इसी सूरसेन से स्थित है। जो भगवान श्री कृष्ण थे वो सूरसेन महाजनपद के थे, और उनके वंशज भी इसी महाजनपद के थे। यानी यहाँ यदुवंश, यादव वंश के जो राजा थे उनका यहाँ राजवंश था। और सूरसेन की जो राजधानी थी वो थी मथुरा। कौन सी थी? मथुरा। अब अंतिम जो बचा वो यहाँ अपने चित्तौड़गढ़ में सीवी जनपद। कौन सा था? सीवी जनपद। देखो मध्य भारत पंजाब से कुछ जातियां आई, वो वीर जातियां थी, वो यहाँ आकर के चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र में बस गई, और इन्होंने यहाँ एक जनपद का निर्माण किया, वो था सीवी जनपद, जिसकी राजधानी थी नगरी। क्या नाम था राजधानी का? नगरी। और ये वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में है। यानी कि वर्तमान जो चित्तौड़गढ़ और जो उदयपुर क्षेत्र है वो इस महाजनपद में आता था। तो राजस्थान के ये 4 जनपद थे। याद रह जाएगा कौन कौन से 4 जनपद थे? तो देखो पहले तो जांगल, दूसरा मत्स्य, तीसरा सूरसेन और चौथा सीवी। इन 4 महाजनपदों के बारे में आपको पता होना आवश्यक है, क्योंकि अपने राजस्थान के और प्रश्न भी पूछा गया था कि किन्हीं राजस्थान के 4 महाजनपदों के बारे में लिखते हुए 2 का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी आपको इन 4 राजस्थान के जनपदों का तो पता होना ही चाहिए। वो 16 जनपद के तो नाम और राजधानी याद रखनी है, इनके बारे में ये भी पता करना है कि भाई जैसे मत्स्य महाजनपद है, वहाँ पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया था। महाभारत में मत्स्य जनपद का वर्णन मिलता है, बेराट का वर्णन मिलता है, और सूरसेन है वो भगवान कृष्ण से संबंधित है, यानी यदुवंश के राजवंश से संबंधित है। सीवी जो लोग थे वो मध्य भारत यानी पंजाब से आई हुई जातियां थी, वो यहाँ आकर बस गई, और यहाँ इन्होंने महाजनपद का निर्माण किया, जनपद का निर्माण किया। और जांगल जो अपने बीकानेर जोधपुर का जो क्षेत्र है वो जांगल प्रदेश कहलाता है, उसे मरु जांगला, माद्रे जांगला भी कहते हैं। और यहाँ के जो राजा थे वो अपने आप को जालंधर बादशाह भी कहते थे। तो ये अपने राजस्थान और राजस्थान के महाजनपद आ गया समझ में।
अब हम अगली कक्षा में बात करते हैं। अगली कक्षा में हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की, कि यहाँ जो 16 हमने महाजनपद पढ़े, मैंने एक बार आपको उनमें से वेरी मोस्ट करके लिखाया था मगध, यानी कि बाद में देखो ये मगध है, इसकी शक्ति का विस्तार होता गया और इन्होंने अन्य जो महाजनपद है उन पर अपना अधिकार कर लिया और एक राट साम्राज्य का निर्माण किया, जिसे हम मौर्य वंश भी कहते हैं। उसके बारे में हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो धन्यवाद, और सभी इसको शेयर करें, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें और हमें मोटिवेट करें। धन्यवाद।